बूढ़े आदमी ने अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और सड़क पार खड़े 3 हरामी लड़कों पर सीधा निशाना साधा। ठीक उसी वक्त जब बीच में खड़ा लड़का शैंपेन की बोतल खोलने वाला था, बूढ़े आदमी ने बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबा दिया। एक ही गोली में लड़के की गोद में रखी बोतल फट गई, सीधा वार उसके प्राइवेट पार्ट पर। लड़का दर्द से चीख पड़ा। उसे एहसास हो गया था कि शायद अब वह कभी मर्द की तरह खड़ा नहीं हो पाएगा। एक हरामी को ख़त्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने शांत भाव से अपनी जैकेट पहनी, गमले को वापस उसकी जगह पर रखा, खाली कारतूस उठाया और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे गया, जहाँ उसके पुराने दोस्त शतरंज खेल रहे थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। हालांकि एम्बुलेंस जल्दी आ गई और घायल लड़के को स्ट्रेचर पर ले जाया गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी असल में वहीं ख़त्म हो चुकी थी और इसका जिम्मेदार वह खुद था। कुछ दिन पहले ही बूढ़े आदमी की पोती एमिली उसी लड़के ब्रैंडन के घर उससे मिलने गई थी। जब वह ध्यान नहीं दे रही थी, ब्रैंडन ने चुपचाप उसकी ड्रिंक में कोई अज्ञात तरल पदार्थ मिला दिया। अपने दोस्तों के कहने पर एमिली ने बिना शक किए वह ड्रिंक पी ली। शुरू में उसे लगा कि शायद शैंपेन का असर ज़्यादा हो रहा है, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह जाने लगी तो उसके 3 क्लासमेट ब्रैंडन, चेज और टाइलर उसका रास्ता रोक कर खड़े हो गए। इसके पहले कि वह कुछ समझ पाती, उन तीनों ने उसे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। जब तक उसे समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक आसमान अंधेरा नहीं हो गया, और घिनौना ये था कि जाने से पहले उन्होंने उसकी बैग में $1500 डाल दिए, जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हों। कांपती हुई वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी और घृणा में वह $15 ज़मीन पर फेंक दिए। जब वह घर पहुंची तो आखिरकार एमिली टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका दादा वॉल्टर दौड़ता हुआ आया और पूछा, क्या हुआ? लेकिन उसने अपना चेहरा ढक लिया और कुछ नहीं कहा। फिर उसने एमिली की टांगों पर खून के धब्बे देखे और समझ गया कि कुछ भयानक हुआ है। तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? किसी ने रोका क्यों नहीं? लोगों ने पूछा। मैं जाऊंगा, वॉल्टर ने कहा। जब उसे तीनों लड़कों के नाम पता चले, उसने एमिली को उसके कमरे में पहुंचाया और अपना कुल्हाड़ी उठाई। हिसाब बराबर करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसका पड़ोसी ऑफिसर मिलर, जो एक लोकल पुलिस वाला था, उसे रोक लिया। जब उसे सारी बात पता चली तो मिलर ने वॉल्टर को शांत रहने को कहा। वह ये रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाएगा और उन हरामियों को गिरफ्तार करेगा। जैसा कि लोकल सख्त पुलिस वालों से उम्मीद होती है, मिलर ने देर नहीं की। उसने अपनी जैकेट उतारी, हथियार उठाया और लड़कों के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। जब ब्रैंडन ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो अफसर अंदर घुस गया और तीनों को फौरन काबू में ले लिया। अंदर उन्हें खून से सनी एक चादर मिली, जो पक्की गवाही थी। अब तीनों लड़के कोई बहाना नहीं बना सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें स्टेशन ले जाया जाने वाला था, चीफ थॉम्पसन, पुलिस प्रमुख, घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने केस को व्यक्तिगत रूप से संभालने पर जोर दिया। पता चला कि एक बदमाश, टाइलर, चीफ का बेटा था। चीफ के शामिल होते ही जूनियर अधिकारियों ने मुंह नहीं खोला। अगले दिन तक तीनों लड़कों को बिना किसी चार्ज के छोड़ दिया गया। एमिली टूट गई, रोज घर में अकेले रोती रहती। वॉल्टर यह सब देख रहा था और उसके दिल में गहरा दर्द था। जल्द ही प्रोसिक्यूटर कार्यालय से एक पत्र आया। लड़के प्राइवेट सेटलमेंट मांग रहे थे। एमिली घटना को सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी, शर्म और अफवाहों के डर से। लेकिन वॉल्टर, एक रिटायर्ड युद्ध वेटरन, उन्हें आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। लड़कों को अभी भी आज़ाद घूमते देखकर वॉल्टर ने ठान लिया, वह खुद उन्हें जेल में डाल देगा। अगले दिन उसने अपने मिलिट्री मेडल पहने और सीधे प्रोसिक्यूटर के ऑफिस पहुंच गया। लेकिन प्रोसिक्यूटर पुलिस चीफ के साथ मिला हुआ निकला। अपर्याप्त सबूत के बहाने से उसने वॉल्टर की अर्जी ठुकरा दी। उस पल वॉल्टर गुस्से से भर गया। अगर कानून उन राक्षसों को सजा नहीं दे सकता था, तो वह मामला अपने हाथ में लेगा। उसने उन्हें सबक सिखाने की कसम खाई। ऑफिस से निकलते ही उसने सबसे पहले बैंक जाकर अपना घर गिरवी रखा। लेकिन उसे पैसे की ज़रूरत प्रॉपर्टी के लिए नहीं थी, बंदूक खरीदने के लिए थी। अगले दिन वॉल्टर ने खुद को फावड़े से छुपाया और ब्लैक मार्केट पहुंच गया। वह अपने हाथों से न्याय खरीदना चाहता था। जब माइक, एक ब्लैक मार्केट कॉन्टैक्ट, ने जाना कि वॉल्टर क्या चाहता है, तो वह हैरान रह गया। लेकिन एमिली की कहानी सुनकर माइक ने वॉल्टर को अपने बॉस से मिलवाया। बॉस ने पूछा, पुलिस के पास क्यों नहीं गए? वॉल्टर ने सिसकते हुए जवाब दिया, अगर वह काम करता तो मैं यहां नहीं होता। जब उन्हें पता चला कि वॉल्टर को स्नाइपर राइफल चाहिए, तो उसे एक भूमिगत हथियार गोदाम में ले गए। नियम के तहत उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई ताकि लोकेशन गुप्त रहे। जब वॉल्टर ने स्नाइपर राइफल देखी
तो उसकी आंखें चमक उठीं। यह वही मॉडल थी जो उसने सेना में इस्तेमाल की थी। उसने कुछ टेस्ट शॉट चलाए और हर बार बुलसाई पर निशाना लगाया। संतुष्ट होकर उसने राइफल खरीदी और घर ले आया। लेकिन राइफल का मालिक होना काफ़ी नहीं था, उसे परफेक्ट निशानेबाजी का पॉइंट चाहिए था। सौभाग्य से उसकी साली नैन्सी आई और उसने उसे बताया कि वे एक ट्रिप पर जा रहे हैं और उससे कहा कि वह उसके घर की एक्स्ट्रा चाबी अपने पास रख ले। किस्मत से उसका अपार्टमेंट ठीक उन लड़कों के अड्डे के सामने था, एकदम परफेक्ट स्नाइपिंग पोजीशन। अगले कुछ हफ्तों तक वॉल्टर ऐसा दिखावा करता रहा कि वह अपने दोस्तों को बाहर शतरंज खेलते हुए देख रहा है, लेकिन असल में वह उन लड़कों की दिनचर्या का निरीक्षण कर रहा था। जैसा कि उसे उम्मीद थी, हर रविवार वे शराब पीने के लिए इकट्ठा होते थे। आखिरकार एक ऐसे ही रविवार को वॉल्टर अपनी स्नाइपर राइफल लेकर नैन्सी की खिड़की पर गया। उसने ब्रैंडन को देखा और मारने के लिए नहीं, बल्कि उसकी टांगों के बीच रखी बोतल पर गोली चलाई, क्योंकि दर्द और बेइज्जती मौत से भी बदतर होती है। इसके बाद वॉल्टर ने जल्दी से सब कुछ साफ किया और ऐसे गायब हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एक हफ्ते बाद वॉल्टर दूसरे राउंड के लिए तैयार था। जब चेज अपनी कार में बैठा, वॉल्टर ने एक गोली चलाई जिसने गैस टैंक उड़ा दिया और यह एक एक्सीडेंट जैसा लग रहा था। हालांकि चेज बच गया, लेकिन वह बुरी तरह जल गया और जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। वॉल्टर भीड़ में शामिल होकर फिर से चुपचाप निकल गया। अब केवल टाइलर बचा था, चीफ का बेटा। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए चीफ थॉम्पसन को शक होने लगा कि ये हमले किसी को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। उसने अपने बेटे को बाहर न जाने की चेतावनी दी और सारे पर्दे बंद करने को कहा। डरा हुआ टाइलर उसकी बात मान गया, लेकिन चीफ को शक था स्नाइपर जरूर एमिली का दादा ही होगा। अगली सुबह चीफ ने वॉल्टर के घर पर छापा मारा, राइफल की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे ही वे जाने वाले थे, नैन्सी अपनी ट्रिप से लौटकर अपनी चाबी लेने आई। चीफ की सूझबूझ जागी और उसने उसके घर की तलाशी लेने का फैसला किया। वॉल्टर घबरा गया। बंदूक अभी भी उसके कैबिनेट में छुपी हुई थी। नैन्सी के घर में चीफ ने देखा कि खिड़की से उसके बेटे के कमरे का एकदम साफ दृश्य दिखाई देता है, एकदम सही स्नाइपर व्यू। जब अधिकारियों ने कैबिनेट खोला, वॉल्टर डर के मारे जम गया, लेकिन अंदर केवल सफेद कागज की एक रोल थी। हक्का बक्का वॉल्टर समझ नहीं पा रहा था। बंदूक तो यहीं थी। चूंकि कोई हथियार नहीं मिला, चीफ केवल उसे चेतावनी दे सका। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं तुझे गिरफ्तार करूंगा। वॉल्टर ने बस इतना कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। यह सुनकर चीफ भागकर घर पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। चाहे जितना पुकारा, टाइलर ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही चीफ दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अंदर से एक गोली की आवाज़ आई। पहले से डरा हुआ और मानसिक रूप से टूटा हुआ टाइलर समझ बैठा कि बदला लेने वॉल्टर ही आ गया है और गलती से उसने अपने ही पिता को गोली मार दी। चीफ वहीं मर गया। बाद में टाइलर को एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। घर जाते वक्त वॉल्टर को ऑफिसर मिलर ने रोका, जिसने उसे एक जानने वाली नज़र से देखा। उसके हाथ में वही स्नाइपर राइफल थी जो उसने उसी दिन पहले ही ले ली थी। एक पुलिस वाले के तौर पर मिलर को वॉल्टर पर पहले से ही शक था। जब वॉल्टर बाहर था, उसने नैन्सी का अपार्टमेंट चुपचाप तलाशी लेकर राइफल निकाल ली थी ताकि वॉल्टर सुरक्षित रह किया। हालांकि वॉल्टर ने अपनी पोती का बदला ले लिया था, लेकिन जो सदमा एमिली ने झेला वह उसकी पूरी जिंदगी उसे डराता रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके बताओ अगली फिल्म कौन सी होनी चाहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करो फिल्मी स्क्रीन्स को, जहां हर फिल्म है एक एहसास। मिलते हैं अगली कहानी में। सेम स्क्रीन सेम फील्स।